In the name of Allah, the gracious, the most merciful. Dear students, in the last lecture, we were studying about the levels of organization of proteins. We have studied 4 levels of organization of proteins: primary level, secondary level, tertiary level, and quaternary level. Today we will discuss about classification of proteins. असल में प्रोटीन्स साख्त के लिहाज से बहुत ज़्यादा पेचीदा होती हैं और प्रोटीन्स के जो फंक्शंस हैं वो भी बहुत ज़्यादा होते हैं. ड्यू टू complexity of structure and diversity in their function, it is very difficult to classify protein. साथ में पेचीदगी की वजह से और फंक्शंस में डाइवर्सिटी की वजह से प्रोटीन्स को क्लासिफाई करना मुश्किल होता है. ड्यू टू complexity of structure and diversity in their function, it is very difficult to classify proteins can be classified on the basis of their structure into 2 types. Number 1, fibrous proteins. Number 2, globular proteins. साख्त के लिहाज से हम प्रोटीन्स को 2 क्लासों में तकसीम करते हैं. नंबर 1, फाइब्रस प्रोटीन एंड नंबर 2, ग्लोबुलर प्रोटीन. फाइब्रस प्रोटीन्स फाइब्रिल्स की तरह होती हैं, ये इलास्टिक होती हैं, स्ट्रांग होती हैं और ये स्ट्रक्चरल रोल प्ले करती हैं. और ग्लोबुलर प्रोटीन्स जो हैं ये फंक्शनल रोल प्ले करती हैं. अब हम प्रोटीन की पहली क्लास फाइब्रस प्रोटीन्स को स्टडी करेंगे. नंबर 1, फाइब्रस प्रोटीन्स. फाइब्रस प्रोटीन्स के अंदर पॉलीपेप्टाइड चेन्स जो हैं ये फाइब्रिल्स की फॉर्म में होती हैं, यानी धागों की फॉर्म में होती हैं. दे कंसिस्ट ऑफ molecules having one or more
polypeptide chains in the form of fibrils. यानी फाइब्रिल्स की शक्ल में पॉलीपेप्टाइड चेन्स मौजूद होती हैं। यानी हम इन फाइब्रिल्स को फिगर की शक्ल में भी जाहिर कर सकते हैं। यानी ये फाइब्रिल्स की ये धागों की शक्ल में होती हैं। फाइब्रस प्रोटीन्स। Fibrous protein contains long polypeptide chains with repeating sequences of amino acids. Fibrous proteins contain long polypeptide chains with repeating sequences of amino acids. यानी इस शक्ल में ये पॉलीपेप्टाइड चेन है अमीनो एसिड्स की। तो इसमें रिपीटिंग सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड मौजूद हैं, यानी ए बी सी, फिर दोबारा ए बी सी एंड सो ऑन। सो दे आर इलास्टिक इन नेचर। ये ज्यादा मजबूत और लचकदार होती हैं क्योंकि ये हेयर्स में पाई जाती हैं, नेल्स के अंदर पाई जाती हैं। ज़ाहिर नेल्स ये जो हैं ये नाखून बड़े सख्त होते हैं, तो सो दे आर इलास्टिक एंड स्ट्रांग। अब हम फाइब्रस प्रोटीन्स की कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज को देखेंगे। फाइब्रस प्रोटीन्स सेकेंडरी स्ट्रक्चर की हामिल होती हैं, यानी सेकेंडरी स्ट्रक्चर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन देम। यानी इनके अंदर पेप्टाइड बॉन्ड्स के अलावा हाइड्रोजन बॉन्ड्स भी पाए जाते हैं। ऐसी प्रोटीन्स
जिसमें कोवेलेंट पेप्टाइड बॉन्ड्स भी पाए जाएं और नॉन कोवेलेंट हाइड्रोजन बॉन्ड्स भी मौजूद हों, तो ऐसी प्रोटीन्स को हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर का नाम देते हैं। तो ये सेकेंडरी लेवल की हामिल होती हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है फाइब्रस प्रोटीन की, जो पहली प्रॉपर्टी है, नंबर 1, दे आर इनसॉल्युबल in aqueous media। ये पानी के अंदर नाल पजीर होती हैं, चूंकि इनमें नॉन पोलर आर ग्रुप्स मौजूद होते हैं। बिकॉज ऑफ नॉन पोलर आर ग्रुप्स, यानी इनके अमाइनो एसिड्स के अंदर नॉन पोलर आर ग्रुप्स मौजूद होते हैं। ये एक नॉन पोलर आर ग्रुप है। नॉन पोलर आर ग्रुप्स इनमें मौजूद होती हैं। नंबर 2, दे आर नॉन क्रिस्टलाइन एंड आर इलास्टिक इन नेचर। जाहिर है जब ये पानी में हल नहीं हो सकेगी तो इनकी क्रिस्टल्स भी हम नहीं बना सकेंगे, और ऐसी प्रोटीन्स जो एक्वस मीडिया के अंदर हल हो जाती हैं उनकी क्रिस्टल्स भी बन सकती हैं। तो सो बिकॉज दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर, दे आर नॉन क्रिस्टलाइन एंड आर इलास्टिक इन नेचर। नंबर 2, दे आर नॉन crystalline and are elastic in nature। ये ज्यादा मजबूत और लचकदार होती हैं। नंबर 3, fibrous proteins perform structural role in cells and organisms। Fibrous proteins play the structural role in cells and organisms। तो ये सेल्स और ऑर्गेनिजम्स के अंदर स्ट्रक्चरल रोल प्ले करती हैं, यानी ये नेल्स के अंदर मौजूद होती हैं, इसी तरीके से हेयर के अंदर मौजूद होती हैं और कनेक्टिव टिश्यू के अंदर भी मौजूद होती हैं। तो अब हम फाइब्रस प्रोटीन की एग्जाम्पल्स को देखेंगे। Now we discuss the examples of fibrous proteins। Number 1, silk fiber। From silkworm,
and spider's web. Number 2, myosin of muscle cells. Number 3, fibrin of blood clot. Number 4, keratin. Number 4, keratin in nails and hair. In nails and hair, ये नाखून के अंदर और बालों के अंदर पाई जाती है. नंबर 5, कोलेजन. कोलेजन present in connective tissue of skin, bones and ligaments etc. ये बोन के, स्किन के और लिगामेंट के कनेक्टिव टिश्यू के अंदर कोलेजन पाई जाती है. तो कोलेजन फाइबर्स होते हैं जो कि कार्टिलेज के अंदर भी पाए जाते हैं. These are the examples of fibrous proteins. Now we discuss the second class of protein, which is the globular proteins. Number 2, globular proteins. ग्लोब्यूलर प्रोटीन जो हैं ये बेसिकली फंक्शनल प्रोटीन्स हैं. इनमें मल्टीपल पॉलीपेप्टाइड चेन्स मौजूद होती हैं और इनमें मल्टीपल फोल्डिंग भी होती है. तो सो दीज आर फंक्शनल इन नेचर. दे आर spherical or ellipsoidal, यानी या तो ये गोल होती हैं या ये बेजली होती हैं, यानी अंडे की तरह. ड्यू टू मल्टीपल फोल्डिंग of polypeptide chain. ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स जो हैं इनमें टर्शियरी स्ट्रक्चर ज्यादा अहमियत की हामिल होती है. यानी ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स जो हैं वो स्ट्रक्चर के लिहाज से टर्शियरी लेवल रखती हैं. तो सो टर्शियरी स्ट्रक्चर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन देम. टर्शियरी स्ट्रक्चर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन देम. अब हम ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स की प्रॉपर्टीज की बात करेंगे. प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स.
Properties of globular proteins. Number 1, they are soluble in aqueous media. तो हमने फाइब्रस प्रोटीन्स के हवाले से देखा था कि वो एक्वस मीडिया के अंदर हल नहीं होते थे, लेकिन ये एक्वस मीडिया के अंदर यानी कि सॉल्ट के सोल्यूशन के अंदर, एसिड के, बेसिस के या एक्वस अल्कोहल के अंदर ये हल पजीर हैं, हल हो जाती हैं. दे आर सॉल्युबल in aqueous media such as salt solution, solution of acid and bases, solution of aqueous alcohol. Number 2, they can be crystallized. जाहिर है जब ये एक्वस मीडिया के अंदर हल हो जाएंगी तो इनकी क्रिस्टल्स भी बनाई जा सकती हैं. They can be crystallized. Number 3, because the globular proteins are functional in nature. ये नेचर में फंक्शनल हैं, मसलन एंजाइम्स हैं, एंटीबॉडीज हैं, हार्मोन्स हैं, हीमोग्लोबिन है. तो ये फिजिकल और फिजियोलॉजिकल इन्वायरमेंट में अगर तब्दीलियां आए तो ये उसकी हसास हैं, तो ये डीनेचर हो जाती हैं. मसलन अगर टेम्परेचर बढ़ जाए या पीएच में तब्दीली हो जाए तो these proteins can be disorganized, they can be denatured. They disorganize with changes in the physical and the physiological environment. अब हम एग्जाम्पल्स की बात करेंगे. एग्जाम्पल ऑफ globular proteins. Number 1, enzymes. And these are the proteins which are functional in nature. Enzymes speed up the biochemical reactions. They control the biochemical reactions, or we can say that they control the metabolism. Number 2, antibodies.
These are the proteins which defend the body against pathogens. Number 3, hormones. Many hormones are also proteins. They regulate the metabolism. Number 5, hemoglobin. This is a complex protein which is present in the red blood cells. It can carry oxygen and carbon dioxide and transport these gases to various tissues and cells. पिछले लेक्चर में हमसे गलती हो गई थी कि हीमोग्लोबिन के स्पेलिंग मायोग्लोबिन के स्पेलिंग गलत हो गए थे, उसकी आप तस्हीह कर लें। HAEMOGLO हमने O की बजाय U लिखा था। तो आज के लेक्चर में हमने क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन के बारे में देखा। तो 2 क्लासें हैं प्रोटीन्स की स्ट्रक्चर के लिहाज से, फाइब्रस प्रोटीन्स और ग्लोबुलर प्रोटीन। फाइब्रस प्रोटीन्स जो हैं ये स्ट्रक्चरल रोल प्ले करती हैं, तो ये पानी में हल नहीं हो सकती और दे आर नॉन क्रिस्टलाइन इन नेचर। इनकी हम क्रिस्टल नहीं बना सकते। इसकी एग्जांपल जो हैं वो फाइब्रिन है, कोलेजन है, केराटिन है, एटसेट्रा एटसेट्रा। और दूसरे नंबर पर हमने ग्लोबुलर प्रोटीन्स को देखा था। सो दीज आर द functional protein. They perform various functions in the body of organisms and cells. They are soluble in aqueous media, जबकि ग्लोबुलर प्रोटीन जो थी वो एक्वस मीडिया के अंदर soluble नहीं थी, but these are soluble in aqueous media. They can be crystallized. They are sensitive to temperature and pH. They can disorganize with changes in the physiological and physical environment. आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच।